जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हम वर्णमाला के जो स्वर होते हैं, स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे हमने बताया था कि अगली वीडियो में हमारे व्यंजन के बारे में पढ़ा जाएगा। आज का जो टॉपिक हमारा व्यंजन है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा व्यंजन है। हम इससे पहले वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, ठीक है। और उनके बारे में सारे जो डिटेल है वो बता चुके हैं, ठीक है। आज पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला में व्यंजन पढ़ेंगे आज। वर्णमाला का जो भाग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट भाग हम पढ़ा चुके हैं, उसमें स्वर पढ़ाए। अब इसमें क्या भाग 2 पढ़ेंगे वर्णमाला का, ठीक। बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन, देखो व्यंजन की परिभाषा एग्जाम पूछ ली गई है। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले स्वर की परिभाषा हम पता होनी चाहिए। स्वर की परिभाषा क्या थी, हमने बताया था, जो वर्ण यानी कि जो वर्ण या जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से बाहर निकलती हो उन्हें स्वर कहते हैं। अबाध मतलब बिना रुकावट के। अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से बाहर नहीं निकलती, अर्थात बिना रुकावट के बाहर नहीं निकलती, अर्थात हवा निकलेगी, जो वायु निकलेगी वो रुकावट करके बाहर निकलेगी। यानी कि व्यंजन की परिभाषा क्या है हमारी? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से बाहर नहीं निकलती, व्यंजन कहलाते हैं। अबाध गति से बाहर नहीं निकलती, व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं किया जा सकता, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से नहीं किया जा सकता, मतलब व्यंजन जो होते हैं ये स्वर के बिना नहीं बोले जा सकते। यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से, यानी स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा, क्या हमने दे यहाँ कै, ठीक। और कै क्या है? ये हमारा क्या व्यंजन है, ठीक है। लेकिन इसमें स्वर मिला हुआ, अगर इसमें से स्वर हटाए तो क्या हो जाएगा हमारा? ये बनेगा कै प्लस के ए, ठीक है। तो कै यानी कि आधा, अगर इसमें हलंत लगा दे तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा? है, ये आधा कै हो गया। यानी कि हर प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ रहता है। अर्थात जिन वर्णों को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं व्यंजनों की। तो मुख्य रूप से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से व्यंजन ठीक। तो व्यंजन की बात करते हैं कि सामान्य यानी कि सामान्य दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। सामान्य दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम व्यंजन एक बार लिख लेते हैं। यानी कचट तब लिखना होगा हम कै चे टे ते पे, कचट तब कै खे गे घे अणे चे छे जे झे अणे टे ठे डे ढे अणे ते थे दे ढे ने पे फे बे भे में, ठीक है। ये रे ले वे, ठीक है। और हमारा हो गया बड़ा से पेट चिरा से है, ठीक। अक्षय त्रय अज्ञ और हमारा श्रेय, ठीक। और हमारा ये बच्चा क्या हमारा ड़े और ढे, ठीक। ये हो गया हमारा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे स्वर व्यंजन है। स्वर के बारे में पहले बता चुके। तो व्यंजन के यानी सामान्य, अगर सामान्य दृष्टि से बात की जाए तो सामान्य दृष्टि से व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य दृष्टि से व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। कितने के? 6 प्रकार। 6 प्रकार कैसे होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सबसे नंबर 1 पे पढ़ते हैं। नंबर 1 आते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं उनको? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन
स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। ठीक, सबसे नंबर 1 क्या हमारे स्पर्शी व्यंजन। देखो स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं हमारे, तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे कै से लगाकर और मैं तक, इनकी संख्या होगी 25। तो स्पर्शी व्यंजन होंगे हमारे कै से और मैं तक, संख्या कितनी होगी इनकी 25 होगी। कै से मैं तक हमारे कैसे होते हैं, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जीवा, जो जीभ हमारी कहीं ना कहीं मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, उनको हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। जैसे हम कहेंगे कै, देखो हमारी जीवा, जो जीभ हमारी है वो निचले भाग को टच करेगी। कै, ख, ग, यानी इनको बोलते हैं क, ख, ग। अगर उच्चारण की दृष्टि से बोलेंगे तो क, ख, ग बोलेंगे। तो कै, ख, देखो जीभ हमारी कहाँ होगी, निचले वाले, जो हमारा निचले वाला जो मसूड़े हैं, निचले वाले मसूड़े से पीछे हमारी रुकेगी। देखो कै, ख, ग, घ, अण। ठीक, फिर च, मतलब क्या, स्पर्शी व्यंजन मतलब यह है कि जीभ जो हमारी होगी मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करेगी, इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन संख्या कितनी है, 25 होती है। देखो कै से लेकर मैं तक, यानी कि जो पूरा कचट तप है हमारा, कचट तप पूरा क्या होगा, स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। कचट तप को क्या बोलते हैं हम, कचट तप को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 है हमारा अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। देखो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं, अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण नाक से, जो हमारी नाक होती है उन नाक से उनकी आवाज़ निकलती है, उनको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन। देखो अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं हमारे ये 5 होते हैं अनुनासिक व्यंजन। कौन कौन से होते हैं, ये 5 हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अण, ण, न, मैं, अण, न, मैं। अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होगी हमारी, 5 होगी। देखो ये क्या होते हैं, अण, न, मैं। ठीक है, अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण कैसा होगा, नाक से होता है, वे कैसे कहलाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4 होते हैं। देखो ये रे, ले, बै, मतलब क्या होगा, इनमें हमारा जो मुख होगा वो संकुचित हो जाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख संकुचित हो जाता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारे कौन कौन से, ये रहे हमारे, देखो ये, रे, ले, बै। ये, रे, ले, बै कैसे हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये, रे, ले, बै, ये कैसे हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 में आते हैं हमारे संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, व्यंजन। तो संघर्षी मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में संघर्ष, यानी कि जो हवा हमारी वो गर्माहट से हमारे मुख में आ जाती है, तो ये कहलाते हैं संघर्षी या ऊष्मीय, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा मतलब गर्माहट होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में गर्माहट या ऊष्मा बाहर निकलती है मुख विवर से हमारे, तो वे संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारे श क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन होंगे। क्या होंगे, ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कौन से होंगे हमारे, श और है तक ये हमारे क्या होंगे, ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्मीय व्यंजन, यानी कि इनको बोलते हैं हम संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन से होंगे, ये हमारे अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रेय। ठीक है, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या था, जो व्यंजन किसी अन्य व्यंजन की सहायता से मिलकर बने होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी 2 व्यंजनों की सहायता से मिलकर बनते क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब कौन कौन से हमारे संयुक्त व्यंजन, अक्षय, यानी इसको अक्षय बोलते हैं, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय, ये क्या हमारे संयुक्त व्यंजन होंगे। कैसे होंगे, संयुक्त व्यंजन होंगे। बात करते हैं कौन कौन से अक्षरों मिलकर बने हैं। ठीक है, कौन कौन से अक्षरों से मिलकर बने हैं, तो ये जो हमारा अक्षय है, ठीक है, ये बना हमारा अक्षय मिलकर बना हमारा कै प्लस से। ठीक है, अक्षय मिलकर बना हमारा कै प्लस से। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है, पहला हमारा अक्षय है, अब दूसरा हमारा त्रय है, इसको बोलते हैं त्रय, तो ये मिलकर बना हमारा तय प्लस के रे। ठीक है, तय प्लस के रे, तय प्लस के रे मिलकर क्या बन गया हमारा
त्रय बन चुका। ठीक है, तय प्लस क्रय मिलकर बन गया त्रय, और अक्षय कैसे बना, कै और अब हमारा पेड़ चिरा से मिलकर क्या बन गया, हमारा अक्षय बन गया। ठीक है, बात करते हैं अज्ञ की। तो अज्ञ जो बना हमारा जय प्लस अय्या, जय प्लस अय्या मिलकर बना, तो ये अय्या मतलब ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला जो हमारा ये वाला आया था, इसको मिलकर बन गया जय और ये मिलकर क्या बन गया अनय, इसको अनय भी बोलते हैं, अय्या भी बोलते हैं। ठीक है, जय और अय्या मिलकर बन गया हमारा अज्ञ बन गया, क्या मिल गया, अज्ञ बन गया। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं गय प्लस के ये। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, गय प्लस ये, तो क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या बचा हमारा श्रेय, यानी श्रेय, श्रेय बना हमारा स प्लस के रे, क्या बना, स प्लस के रे मिलकर क्या बना, स प्लस के रे मिलकर बना स प्लस, तो ये क्या बना हमारा श्रेय। तो श्रेय को क्या बोला गया, श्रेय कौन कौन अक्षर मिलकर बना, बड़ा से आधा और रे। ठीक है, तो स और रे मिलकर बन गया हमारा श्रेय बन गया। देखो ये क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है, जो व्यंजन अन्य किसी व्यंजन की सहायता से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या, अक्षय, अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। तो अक्षय जिसको हम क्षय बोलते हैं, क्षय, तो अक्षय का मतलब क्या, ये बना हमारा कै और आधा कै और सै से मिलकर बना, त्रय हमारा आधा तय और रे से मिलकर बना, और अज्ञ हमारा क्या, जैस और अय्या से मिलकर बना, या गै और यह से मिलकर बनता है। और जो हमारा श्रेय है, तो श्रेय क्या से मिलकर बना, हमारा सै और रे से मिलकर हमारा श्रेय बन गया। ठीक है, बात करते हैं कितने हो गए हमारे, मैंने बताया सामान्य दृष्टि से व्यंजन 6 प्रकार के होते थे। एक तो क्या, स्पर्शी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब हमारा बचे जिनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या कितनी है, उत्क्षिप्त व्यंजन संख्या हमारी 2 है। ये क्या है, जो हमारे अड़य और ढय, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इनको, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये 2 गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखो इनका प्रयोग यहाँ हुआ, और फिर अगर ये बिंदा लगाया जाए तो ये हमारे ढय और ढय बन जाते हैं। तो इनके इसलिए उनको उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बताया था सामान्य दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होंगे, तो स्पर्शी व्यंजन के कितने होंगे, हमारे 6 प्रकार होंगे। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, अर्थात स्पर्श का मतलब क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का हिस्सा हमारे मुख के कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से यानी किसी न किसी जगह से स्पर्श करेगा, उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन संख्या होती है 25। ये कैसे लगाकर मैं तक, यानी कचट तक पूरा जो कोचट तक का जो हमारा वर्ग है, ये सारे इसके अंदर आते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। देखो कैसे लगाकर मैं तक। बात करते हैं अनुनासिक व्यंजन की, तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं हमारे ये, यानी ये 5 होते हैं। कौन से, अणय, अणय, नय और मैं, जिनकी जो उच्चारण हमारा क्या होगा, उच्चारण उनका नाक से निकलता है, तो उनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन में हमारे जो मुख जो है हमारा संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, जैसे ये, रे, ले, बे। बात करते हैं संघर्ष या ऊष्मीय। संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन की, संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे जो मुख विवर से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उनको संघर्ष या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा से है। ठीक, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए हमारे, अक्षय, त्रय, अज्ञ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। ये और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछ लेगा, पिछले साल एग्जाम में आए थे, नेक्स्ट एग्जाम में भी मिलेंगे। ठीक है, इनके ये कौन कौन से अक्षर से मिलकर बनते हैं, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन हमारे हो गए अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। मिलकर कैसे बने, कै और शय से मिलकर बना अक्षय, त्रय बना तय और रे से मिलकर, आधे यानी कि इनमें हलंत लगा हुआ। अज्ञ बना हमारा जय और अय्या से मिलकर, या गय और य से मिलकर बना, और श्रेय बना हमारा स और य से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सामान्य दृष्टि से व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से हों, तो वो अब उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ, ण।
च छ ज झ ट ठ ड ढ ठीक है। त थ द ध न प फ ब भ मैं, ठीक है। य र ल व स है क्ष त्र अज्ञ स्र ड़ और ढ, ठीक है। ठीक, कितने होते हैं हमारे क्वेश्चन मैंने कहा उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के मतलब क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं हम। सबसे पहला प्रकार हमारा उसको बोलते हैं हम कंठ्य यानी कंठस्थ व्यंजन। कंठस्थ व्यंजन, ठीक है। तो कंठस्थ व्यंजन का मतलब क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी जीभ का पिछला भाग होगा, जीभ का पिछला भाग होगा, तो जीभ का पिछला भाग हमारा क्या होगा, हमारे गले से स्पर्श करेगा। मतलब क्या, कंठ से हमारी आवाज़ निकलेगी, उनको बोला जाता है कंठस्थ व्यंजन। जैसे हमारा ये वाले जो शुरू वाला हमारा कचट तब का प्रथम वर्ग क्या होता है, ये हमारा होता है कंठस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको हम, कंठस्थ व्यंजन बोलते हैं। जैसे हमारा क ख ग घ अण, क ख यानी कि जो उच्चारण निकलेगा हमारा वो कहाँ से निकलेगा, कंठ से, या जो हमारा गला है गले से हमारा उच्चारण निकलेगा उसको बोलेंगे हम कंठस्थ व्यंजन। क ख ग घ यानी जो इनका उच्चारण होगा कंठ से अगर होगा तो क्या वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंठस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कंठस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 2 तालव्य, तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन कौन सा हो गया, हमारा जो चवर्ग होगा, चवर्ग हमारा क्या होगा, च वर्ग जिसको बोलते हैं, तो वो होगा हमारा तालव्य। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो जीभ का अगला हिस्सा होगा वो हमारे तालवे से जाकर स्पर्श करेगा, उनको बोला जाता है यानी कि तालव्य है। जो हमारा तालवे से हमारी जीभ स्पर्श करेगी उसको तालव्य बोला जाएगा। जैसे हमारा च छ ज झ अण, च छ ज झ अण यानी कि च छ ज झ अण। तो इसमें क्या होगा, हमारा तालवे से जाकर जीभ हमारी लगेगी, तो उनको बोलते हैं हम तालव्य व्यंजन, ठीक है। बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 हमारे मूर्धन्य है, मूर्धन्य, मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें हमारे जीभ का अगला हिस्सा मुड़ जाता। जब हम उनका उच्चारण करते हैं जीभ का अगला हिस्सा मुड़ जाता, जब हम उच्चारण करें और अगला हिस्सा मुड़ने के बाद हमारे ऊपर जाकर लग जाता, तो उसको हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारे ट वर्ग हो गया, जैसे ट ठ ड ढ अण, ट ठ ड ढ अण, तो ये क्या हो गए, हमारे मूर्धन्य हो गए, इनको बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। नंबर 4 है हमारा, नंबर 4 हमारा दंतोष्ठ्य यानी कि दंतीय व्यंजन। दंतीय, इनको बोलते हैं दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, दंतीय व्यंजन यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण हमारे जीभ जो हमारी कहाँ से होगी, जीभ की जो अगला जो किनोर होगी हमारी वो दांतों से जाकर लगेगी, उनको बोलते हैं हम दंतीय व्यंजन। क्या बोलते हैं, दंतीय व्यंजन बोलते हैं। जैसे हमारा त थ द ध अन, सॉरी न, त थ द ध न यानी कि हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये दंतीय व्यंजन हो गया। क्या कहलाए, हमारे दंतीय व्यंजन कहलाए। बात करते हैं हमारे 5वां। तो 5वां हमारा क्या है, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे जो होठ होते हैं उन होठ से उच्चारण निकलता हो, होठ का मतलब ओष्ठ होता है, तो इसलिए उनका क्या नाम दिया गया, ओष्ठ्य। जिन वर्णों का उच्चारण होठ के द्वारा होता है तो ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा पैवर क्या होगा, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाएगा। जैसे हमारा पैवर्ग है, जैसे हमारा प फ ब भ म यानी कि इनसे क्या होगा, ओष्ठ यानी कि होठों से हमारे स्पर्श होगा तब इनका उच्चारण होगा, बिना होठों का उच्चारण नहीं हो पाता। तो कितने प्रकार हो गए हमारे, 5 प्रकार हो गए। नंबर 6, छठा प्रकार हमारा दंतोष्ठ्य है, दंतोष्ठ्य, ठीक है। दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य में क्या होगा,
जिन वर्णों के उच्चारण में दांत और होठ दोनों स्पर्श किए जाते हैं, तो दांत और होठ अगर स्पर्श किए जाते हैं तो क्या कैसे कहलाते हैं, हमारे दंतोष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। तो दंतोष्ठीय व्यंजन हमारे क्या है, एक तो हमारा है वह, क्या है वह, वह में क्या होगा, हमारा निचला वाला होठ ऊपर जाकर मिलेगा, वह हम कहेंगे वह, तो निचला वाला होठ हमारा ऊपर जाकर दांतों से मिलेगा, तो होठ और दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ का मतलब क्या होगा, दांत और होठ अगर एक जगह जाकर मिलेंगे तो वो दंतोष्ठीय व्यंजन कहलाएगा, जैसा हमारा वह, क्या कहलाएगा वह। बात करते हैं नंबर 7 की, 7 उसको बोलते हैं वत्स व्यंजन, वत्स व्यंजन। अगला क्या हमारा वत्स व्यंजन। वत्स व्यंजन का मतलब क्या होगा, वत्स व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जिनमें हमारी जीभ ऊपर जाके ऊपर वाले मसूड़े जाकर स्पर्श करती है, उनको हम वत्स व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वत्स व्यंजन बोलते हैं, जिनमें हमारे जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जीवा होती है, जीभ जो होती है वो ऊपर वाले मसूड़े जाकर मिलती है, तो उसको हम वत्स व्यंजन बोलते हैं। तो वत्स व्यंजनों की संख्या क्या होती है हमारी, न, र और ल, न, र और ल, न, र, ल, न, र, ल। इसमें क्या होगा, हमारे जो वत्स का मतलब है, वत्स का मतलब होता है ऊपर वाले में थोड़ा सा जीभ जाकर मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम वत्स व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं नंबर 8, काकल्य या स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी। देखो काकल्य या स्वर यंत्रमुखी, क्या नाम है, काकल्य या स्वर यंत्रमुखी, ठीक है। काकल्य या स्वर यंत्रमुखी होता है हमारा एक ही व्यंजन होता है, उसका नाम है हमारा है, मतलब जिनमें हमारे जो स्वतंत्र रूप से अगर वायु बाहर निकल आएगी उसको बोलते हैं हम काकल्य या स्वर यंत्रमुखी। स्वर यंत्र हमारा केवल एक ही है, क्या है वो है को क्या बोलते हैं हम काकल्य या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं, ठीक है, काकल्य या स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। अब देखो बात करते हैं यहाँ उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं और सामान्य दृष्टि से व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से, नंबर 1 कंठीय, यानी जिन वर्णों का उच्चारण गले से होता हो, कंठ से होता हो, कंठीय कहलाते हैं। ये कैवर क्या कहलाएगा हमारा, कंठीय। नंबर 2 तालव्य, तालव्य मतलब जिन वर्णों का उच्चारण तालव्य जीभ हमारी तालव्य जाकर लगेगी, तालव्य कहलाते हैं, जैसे हमारा च वर्ग यानी च, छ, ज, झ, अण, ये हो गया हमारे तालव्य। बात करते हैं मूर्धन्य की, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा मुड़ेगा और ऊपर जाकर स्पर्श करेगा हमारे, तो उसको बोलते हैं हम मूर्धन्य, जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण। बात करें दंतीय व्यंजन की, दंतीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें हमारे जीभ का अगला हिस्सा जाकर दांतों से लगता है, तो वे कहलाते हैं दंतीय व्यंजन, यानी कि हमारा त, थ, द, ध, न। ओष्ठ्य, ओष्ठ्य का मतलब होता है, ओष्ठ्य उन व्यंजनों कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारे होठों से जाकर हमारी जीभ लगती है, यानी कि बिना हम होठों के हम उनका उच्चारण नहीं कर सकते, तो क्या कहलाते हैं ओष्ठ्य कहलाते हैं। जैसे हमारा प, फ, ब, भ, म, ब, फ, यानी बिना होठों के नहीं कर सकते। बात करें दंतोष्ठ्य की, दंतोष्ठ्य में क्या होता है, दंतोष्ठ्य में होठ और दांत दोनों मिलते हैं, तो उसको दंतोष्ठ्य कहा जाता है। जैसे हमारा वह, निचला वाला होठ ऊपर जाकर दांत से मिलेगा हमारा, उसको कहेंगे वह, ठीक है। तो वह क्या होगा हमारा दंतोष्ठ्य व्यंजन होगा। अगला हमारा वत्स व्यंजन, वत्स व्यंजन होते हैं हमारे जिनमें हमारे जो जीभ होगी ऊपर वाले मसूड़े जाकर लगेगी, उसको हम वत्स बोलते हैं, ऊपर वाले मसूड़े क्या बोलते हैं, वत्स बोलते हैं, तो वे वत्स व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा न, र और ल, ठीक है। बात करते हैं हमारे काकल्य स्वरयंत्रमुखी व्यंजनों की, तो काकल्य स्वरयंत्रमुखी व्यंजन होता है हमारा एक, उसे बोलते हैं हम है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए उच्चारण दृष्टि व्यंजन 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अघोष और घोष व्यंजनों की, ठीक है, अघोष और घोष। तो अघोष और घोष ये यहाँ से कचट रूप से लिए जाते हैं, बस इसमें और व्यंजन नहीं आते, इसमें केवल अघोष और घोष में ये आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अघोष की। अघोष, ठीक है। तो अघोष में क्या होगा, अघोष का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता, जिन वर्णों के उच्चारण में, अघोष का मतलब क्या है, कंपन न होना, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता अघोष कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। अघोष में क्या होगा, जो हमारा कचट तप है, कचट तप का प्रथम और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। प्रत्येक का पहला और दूसरा, यानी कि क्या, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, है नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे, इनको कहेंगे हम अघोष। क्या बोलेंगे, अघोष। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता अघोष कहलाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो हमारा वर्ण होगा
अघोष कहलाता है। जैसे हमारा कैक है, चैच है, टैट है, तैथ है, पैफ है। एक बार और बता रहे हैं, अघोष का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं होता तो वे कहलाते हैं अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता? अघोष कहलाता। बात करते हैं घोष की। घोष की तो घोष का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होगा, हमारे मुख में क्या होगा? कंपन होगा, तो वे कहलाते हैं घोष। घोष का मतलब होता है कंपन करना। क्या कहना? कंपन। देखो क्या बोलते हैं? कंपन, है नहीं, कंपन नहीं होता, नहीं होता, इसमें कंपन होता है। घोष का मतलब कंपन होना, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है वे घोष कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा? घोष कहलाता है। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा कैसा कहलाता है? घोष कहलाता है। देखो इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यानी ग, घ, अण, जय, झ, अण, डे, ढे, अण और दे, ध, न और बै, भै, मैं। तो घोष का मतलब क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष कहलाता है। और अघोष का मतलब क्या होता है? जिनमें कंपन नहीं होता। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता? आपका अघोष कहलाता है। बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। ये तो हमारे घोषत्व के आधार पर व्यंजन थे। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कचट तप, कचट तप, कचट तप, ठीक। क, ख, ग, घ और अण, ठीक है। च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, डे, ढे, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का मतलब प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है वायु। क्या होता? वायु, ठीक है। प्राण का मतलब क्या होता? वायु। अब बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण, नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण, महाप्राण। देखो घोषत्व के आधार पर दो भागों में है, घोष और घोष। प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व का मतलब होता है वायु, तो अल्प प्राण और महाप्राण। देखो अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु, हवा मुख विवर से कम निकलती हो, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से वायु कम निकलती हो तो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी कि कम हवा निकलना, मतलब अल्प माने होता कम, छोटा, है नहीं। तो अल्प प्राण का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर से वायु कम निकलती हो, वायु यानी कि प्राण कम निकलते हो, तो उनको अल्प प्राण कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाता? अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता? प्रत्येक वर्ग का पहला, यानी कि चाहे वर्ग कोई सा भी, कचट तप में कोई सा भी हो, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। क्यों कहलाता है अल्प प्राण? क्योंकि इनके उच्चारण में जो हवा होगी वो कम निकली। जैसे क, ग, अण, क, ग, अण, च, ज, अण, ठीक है। ऐसे उस हिसाब से ट, ड, अण, उस हिसाब से प, ब, मैं, यानी जिनके उच्चारण में हवा कम निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं। बात करते हैं महाप्राण की। महाप्राण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा या वायु मुख विवर से अधिक निकलती है, तो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। मतलब ज़्यादा वायु, अधिक वायु निकलेगी तो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे हमारे क्या, हमने कहा क तो वायु कम निकली, फिर कहा ग तो वायु कम निकली। हमने कहा ख, क्या कहा? ख, तो हमने ख कहा या ग कहा तो कम निकली, फिर घ कहा तो ज़्यादा निकली। अर्थात जिनके उच्चारण में वायु अधिक निकलेगी महाप्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और
चौथा वर्ण क्या कहलाता? महाप्राण कहलाता है। जैसे हमने कहा ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ठ, ध, फ, भ, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है, और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमारा यानी कि अल्प प्राण कहलाता है। तो ये हमारे हो गए आज व्यंजनों का जो टॉपिक है हमारा पूरा यहाँ कंप्लीट हो जाता। स्टार्टिंग से मैंने बताया 6 प्रकार के हमारे सामान्य रूप से व्यंजन होते हैं और 8 प्रकार के हमारे होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। और यानी कि बात करते हैं घोषात्व के आधार पर, तो घोषात्व के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष। बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये हमारा अल्प प्राण महाप्राण यानी कि वर्णमाला का दूसरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर यानी कि कमेंट करते रहना, लाइक और शेयर करते रहना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमारे चैनल के माध्यम से। यूपीएसआई हो चाहे कुछ भी हो, सारी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है।